पृथ्वी की आंतरिक बनावट पढ़ रहे हैं हम। पृथ्वी की आंतरिक बनावट के अंतर्गत पहला वीडियो, इसके बाद ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में आपने देखा कि भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों से पृथ्वी की आंतरिक बनावट के विषय में क्या पता चलता है। पहले वीडियो में आपने एक अनुमान परक अध्ययन किया। कैसा अनुमान? जैसा कि भूकंप के दौरान पृथ्वी में जो तरंगें पैदा होती हैं, विशेष रूप से पी और एस तरंगें, पी और एस तरंगों के गति और भ्रमण पथ से जो अनुमान लगाए जा सकते थे वो पहले वीडियो में हमने लगाने का प्रयास किया। दूसरे वीडियो में हम स्पष्ट रूप से पृथ्वी के आंतरिक बनावट को 3 भागों में बांटेंगे और पुनः इन 3 भागों को उप भागों में बांटेंगे, जैसे क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो पुनः इन 3 भागों को या 3 वृहद मंडलों को उपमंडलों में बांटेंगे और उनके गुण धर्मों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की आंतरिक बनावट, इसे स्टार्ट करते हैं। भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक बनावट को 3 भागों में बांटा गया है। कैसे लिखेंगे इसे आप? भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक बनावट को 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग कौन से हैं? एक क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और पुनः इन 3 वृहद मंडलों को, इन 3 वृहद मंडलों को उपमंडलों में बांटा गया है। पुनः इन 3 वृहद मंडलों को उपमंडलों में बांटा गया है। इन उपमंडलों की जानकारी आप इन तीनों वृहद मंडलों का वर्णन करते समय देखेंगे। यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है। चित्र में बहुत ही कुशलता से तीनों वृहद मंडलों को दर्शाया गया है। ऊपरी मंडल यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में, आंतरिक बनावट में सबसे बाहरी भाग क्रस्ट सबसे पतला है। उसके बाद 30 से लेके 2900 किलोमीटर, ये किलोमीटर गहराई दर्शाई गई है। ये पृथ्वी की आंतरिक बनावट का अनुप्रस्थ काट चित्र है, यानी ये सतह है, भू सतह, और यहाँ पे क्या है 6370, ये पृथ्वी का केंद्र है। 0 किलोमीटर से 30 तक क्रस्ट, 30 से 2900 किलोमीटर तक मेंटल, और 2900 से 6370 अर्थात केंद्र तक, 2900 से केंद्र तक कोर का विस्तार है। पुनः आप देखेंगे कि हमने 3 मंडल बताए, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इन तीनों वृहद मंडलों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल 30 से 70, निचला मेंटल 70 से 2900। इसी तरह से बाह्य कोर, आंतरिक कोर, इसे ऊपरी और निचला कहते हैं, और कोर को बाह्य और आंतरिक कहते हैं। बाह्य कोर या आउटर कोर 2900 से 5100 आउटर कोर, और 5100 से 6370 इनर कोर यानी आंतरिक कोर। हिंदी में क्रस्ट को भूपर्पटी, मेंटल को प्रवार और कोर को अंतरतम कहते हैं, यानी भूपर्पटी, प्रवार और अंतरतम। ठीक है, इंग्लिश नाम यहाँ पे लिखा ही हुआ है। आइए इसका वर्णन स्टार्ट करते हैं। एक चीज, वर्णन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें अचानक से आएंगी और आप चौंक जाएंगे, उससे बेहतर है कि मैं कुछ बातें और बता दूं। 3 वृहद मंडलों की बात की मैंने, क्रस्ट, मेंटल और कोर। उपमंडल छोड़ दीजिए, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, इन 3 वृहद मंडलों के बीच, ये 3 वृहद मंडल किस आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? घनत्व में अंतर के आधार पर या भूकंपी तरंगों की गति में अंतर के आधार पर। पिछली वीडियो में आपने देखा था, मैंने बताया था कि भूकंपी तरंगों की गति में अंतर तभी आता है जब माध्यम के घनत्व में अंतर आता है। राइट, भूकंपी तरंगों की गति में अंतर तभी आता है जब माध्यम के घनत्व में अंतर आता है। तो पृथ्वी के अंदर भूकंप के दौरान भूकंपी तरंगों की गति में जहां भी अंतर आता है, अचानक से अंतर आ जाता है, तो हमने मान लिया है कि वहां से एक नई परत शुरू होती है। जैसे क्रस्ट के नीचे जाने पर, यानी 30 किलोमीटर से गहराई में जाने पर भूकंपी तरंगों की गति में अचानक अंतर आ जाता है, तो हमने मान लिया कि 30 किलोमीटर के नीचे
एक दूसरी परत है। इसी तरह से 2900 किलोमीटर की गहराई में जाने पर भूकंपी तरंगों की गति में अचानक से फिर अंतर आता है। तो हमने मान लिया, क्योंकि गति में अंतर तभी आता है जब माध्यम के घनत्व में अंतर आता है। तो जहां भी भूकंपी तरंगों की गति में अंतर आया है उसे हमने एक अलग परत मान लिया है। क्यों? किस आधार पर? कि तरंगों की गति में अंतर मतलब माध्यम के घनत्व में अंतर। अब अगर तीन अलग अलग घनत्व वाली परतें हैं तो हम इसे तीन अलग अलग परतें मानते हैं, यानी कोर, मेंटल और क्रस्ट, मेंटल और कोर, इन तीनों परतों का घनत्व अलग अलग है। प्रमाण क्या है? क्योंकि इन तीनों में जाने पर भूकंपी तरंगों की गति अचानक बदल जाती है। तो जब हम कहेंगे कि भूकंपी तरंगों की गति में अंतर के आधार पर, तो उसके दूसरे शब्दों में किस आधार पर कह सकते हैं? किस तरह से? घनत्व में अंतर के आधार पर। जैसे अगर हम कहें कि भूकंपी तरंगों की गति में अंतर के आधार पर मेंटल को दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। तो इसे दूसरे शब्दों में कैसे कह सकते हैं? घनत्व में अंतर के आधार पर मेंटल को दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। तो यानी भूकंपी तरंगों की गति में अंतर से हम पहचान सकते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में घनत्व में अंतर से भी तो पहचान सकते हैं, क्योंकि भूकंपी तरंगों की गति किस पर आधारित होती है? घनत्व पर आधारित होती है ना? तो जहां भी भूकंपी तरंगों की गति में अचानक अंतर आता है, अर्थात जहां भी घनत्व में अचानक अंतर आता है, तो दूसरी परत स्टार्ट हो जाती है। फिर से, जहां भी भूकंपी तरंगों की गति में अचानक अंतर आता है पृथ्वी के अंदर, अर्थात घनत्व में अचानक अंतर आता है, तो हम उसे दूसरी परत मान लेते हैं। और उसी समय उन दोनों परतों के बीच एक असातत्य क्षेत्र का निर्माण होता है, डिसकंटिन्यूटी जोन। असातत्य क्षेत्र यानी ऐसा असातत्य क्षेत्र जो भंग कर देता है। क्या भंग करता है? भूकंपी तरंगों की गति को बदल देता है, या तो तेज कर देता है या गति को कम कर देता है। तो इस एक सीमा का निर्माण होता है, तीनों परतों के बीच एक सीमा का निर्माण होता है। उस सीमा को हम क्या कहते हैं? असातत्य क्षेत्र। असातत्य क्षेत्र, डिसकंटिन्यूटी जोन। ठीक है, असातत्य क्षेत्र अर्थात डिसकंटिन्यूटी जोन। हिंदी में से असंबद्धता को कहते हैं, असंबद्धता, असातत्य क्षेत्र या असंबद्धता। तो इस तरह से कुल 4 असंबद्धता का नाम लूंगा मैं, जो कि जैसे ही दूसरी परत स्टार्ट हो जाती है तो दो परतों के बीच में एक असातत्य क्षेत्र पाया जाता है। जैसे मोहो असातत्य क्षेत्र, गुटेनबर्ग असातत्य और लेहमैन असातत्य। असातत्य क्षेत्र अथवा असंबद्धता, मोहो असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता और लेहमैन असंबद्धता, ये कहाँ पाए जाते हैं? दो परतों के बीच में जो सीमा है, दो मंडलों के बीच में जो सीमा है वहां पर पाए जाते हैं। उत्तर लिखने के दौरान आप इन सीमाओं का कुशलतापूर्वक उल्लेख कर देंगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे। ये छोटी छोटी बातों का जिक्र करने से नंबर अच्छे मिलते हैं। साथ ही चित्र को इस तरह से कुशलता से बना के लिख देंगे, पृथ्वी की आंतरिक बनावट का अनुप्रस्थ काट चित्र। तो आपको क्या लगता है, इसमें कुछ लिखने की विशेष जरूरत है? बिल्कुल है, लेकिन बहुत कम। हम तो कहते हैं कि आप उत्तर लिखने के दौरान अगर पूछे कि पृथ्वी की आंतरिक बनावट का वर्णन कीजिए, तो ये भूगोल है। भूगोल में वर्णन सबसे अच्छा क्या करता है? भूगोल में सबसे अच्छा वर्णन चित्र द्वारा किया जाता है। ये चित्र बना के आप एरो देके भी इन तीनों चित्रों के आगे, तीन परतों के आगे एरो देके भी अगर लिख देंगे कि इसका घनत्व ये है, इसमें ये खनिजें पाई जाती हैं, इसका घनत्व ये है, इसमें ऐसे ऐसी खनिजें पाई जाती हैं, और साथ ही नीचे और बाकी विशेषताएं भी अगर आप एरो देके लिख लें, बाकी विशेषताएं मैं आगे अभी बताऊंगा। आप अगर तीर यानी एरो देके भी विशेषताओं को अगर संक्षेप में लिख देना समय के अभाव में, तो नंबर बुरा नहीं मिलेगा। आइए इन तीन परतों को अलग अलग समझते हैं। तो भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक बनावट को, हमने थोड़ी देर पहले जो लिखवाया वो फिर बोल रहा हूं, पृथ्वी की आंतरिक बनावट को 3 वृहद भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और पुनः इन 3 वृहद मंडलों को उपमंडलों में बांटा गया है। पहला क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट।
अब क्रस्ट की विशेषताएं और गुणधर्म हम यहाँ पे देखेंगे। भू सतह से लेकर 30 किलोमीटर की गहराई तक भू सतह से 30 किलोमीटर की गहराई तक क्रस्ट का विस्तार है, यानी भूपर्पटी का विस्तार है। भू सतह से 30 किलोमीटर की गहराई तक। भूकंपी तरंगों की गति में अंतर के आधार पर भूकंपी तरंगों की गति में अंतर के आधार पर क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है, या ऐसे भी कह सकते हैं घनत्व में अंतर के आधार पर क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। ठीक है, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। और इन दोनों के मध्य पाए जाने वाले असातत्य क्षेत्र को, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट के मध्य पाए जाने वाले असातत्य क्षेत्र को कोनराड असंबद्धता कहते हैं। कोनराड असंबद्धता। घनत्व में अंतर के आधार पर क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। और इन दोनों के मध्य पाए जाने वाले असातत्य क्षेत्र को कोनराड असंबद्धता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। महाद्वीपों और महासागरों पर क्रस्ट की मोटाई अलग अलग है। हमने एक एरो के माध्यम से यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया है। महाद्वीपों और महासागरों पर क्रस्ट की मोटाई अलग अलग है। महाद्वीपों पर क्रस्ट की मोटाई औसतन 40 किलोमीटर है, जबकि महासागरों पर, यानी यहाँ पर महासागरों की तली गहरी होती है ना, महासागर गहराई में स्थित होते हैं, तो महासागरों का जो क्रस्ट होता है वो अपेक्षाकृत पतला होता है, जबकि महाद्वीपों का क्रस्ट अपेक्षाकृत मोटा होता है। तो महासागरों और महाद्वीपों पर क्रस्ट की मोटाई में अंतर होता है। महाद्वीपों पर यह 40 किलोमीटर मोटी होती है क्रस्ट, और महासागरों पर यह 6 किलोमीटर होती है, यानी महासागरों पर क्रस्ट की मोटाई 6 किलोमीटर पाई जाती है। राइट, इस बात को आप लिख लेंगे। यहाँ पे इस चित्र को बनाएंगे ऐसे एरो देके और ऐसे दर्शा देंगे जिस तरह से यहाँ दर्शाया गया है, महाद्वीपीय क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट, और उसी तरह से वर्णन में आगे शामिल कर लेंगे कि महाद्वीपों और महासागरों पर क्रस्ट की मोटाई में अंतर होता है। महाद्वीपों पर यह औसतन 40 किलोमीटर और महासागरों पर इसकी मोटाई 6 किलोमीटर पाई जाती है। नेक्स्ट, क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम, क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे खनिजों की अधिकता पाई जाती है। सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे, इसलिए क्रस्ट को हम सियाल भी कहते हैं। क्रस्ट को आप क्या कहेंगे? सियाल। इन दोनों को मिला देंगे तो सियाल बनेगा। ठीक है, क्रस्ट का औसत घनत्व 3 है। हम 3 कहते हैं, औसत घनत्व 3 है। 3 का मतलब क्या होता है? 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यह है क्रस्ट का घनत्व। लेकिन दबाव के कारण निचली क्रस्ट का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक है। ठीक है, दबाव के कारण निचली क्रस्ट का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। ये हो गया क्रस्ट। क्रस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी। आइए मेंटल को देखते हैं, मेंटल और उसके उपमंडलों को। मेंटल, क्रस्ट के निचले आधार पर, पहले हम बोल लें फिर लिखवाते हैं। क्रस्ट के निचले आधार पर, क्रस्ट का निचला आधार कहाँ है? 30 किलोमीटर गहराई में है ना? तो क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपी तरंगों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। आगे जाने का मतलब है वृद्धि, इसको आप ऐसे समझेंगे। क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपी तरंगों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है, जिससे
क्रस्ट और मेंटल के मध्य, मेंटल 30 से 2900 तक है, जिससे क्रस्ट और मेंटल के मध्य एक असातत्य क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। इसे हम मोह असंबद्धता कहते हैं। मोह असातत्य क्षेत्र देखिए 30 किलोमीटर की गहराई पर इसे बनाया गया है। फिर से बोल रहे हैं, क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपी तरंगों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है, जिससे क्रस्ट और मेंटल के मध्य एक असातत्य क्षेत्र का निर्माण होता है। इसे मोह असंबद्धता कहते हैं। ठीक है। मेंटल का विस्तार 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक है। दूसरे शब्दों में मोह असंबद्धता से लेकर, है ना, मोह असंबद्धता 30 किलोमीटर पर पाई जाती है। मोह असंबद्धता से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार है। घनत्व में अंतर के आधार पर मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है, अथवा भूकंपी तरंगों की गति में अंतर के आधार पर मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल 30 किलोमीटर से 700 किलोमीटर, निचला मेंटल 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक। मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम जैसे खनिजों की अधिकता पाई जाती है। मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम जैसे खनिजों की अधिकता पाई जाती है, इसलिए मेंटल को हम सीमा भी कहते हैं। सीमा यानी क्रस्ट को सियाल और मेंटल को सीमा कहा जाता है। संपूर्ण पृथ्वी का 68% द्रव्यमान, यहां से लेकर यहां तक 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की बात कर रहा हूं, संपूर्ण पृथ्वी का 68% द्रव्यमान और 83% आयतन मेंटल में पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया मेंटल की जानकारी। इसे हम फिर से बोल रहे हैं आपके लिखने के लिए। क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपी तरंगों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है, जिससे क्रस्ट और मेंटल के मध्य एक असातत्य क्षेत्र का निर्माण होता है। इसे हम मोह असंबद्धता कहते हैं। घनत्व में अंतर के आधार पर मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। इन ऊपरी मेंटल की मोटाई 30 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर तक है और निचले मेंटल की मोटाई 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। ऊपरी और निचले मेंटल के मध्य पाए जाने वाले, यहाँ पे असंबद्धता क्षेत्र का जिक्र नहीं भी करेंगे चलेगा। मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम जैसे खनिजों की अधिकता है, इसलिए मेंटल को सीमा भी कहा जाता है। मेंटल में संपूर्ण पृथ्वी का 68% द्रव्यमान और 83% आयतन पाया जाता है। ठीक है, यानी संपूर्ण पृथ्वी का सबसे ज्यादा द्रव्यमान और सबसे ज्यादा आयतन मेंटल के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक, ये हो गया मेंटल की जानकारी। आइए कोर के बारे में देखते हैं। कोर मेंटल के निचले आधार पर, यानी 2900 किलोमीटर के नीचे की बात कर रहा हूं, मेंटल के निचले आधार पर भूकंपी तरंगों की गति में अचानक कमी आती है। गति ये देखिए, क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपी तरंगों की गति बढ़ती है और फिर यहाँ पर मेंटल में गति बराबर रहती है, मतलब बढ़ती नहीं है, जितनी बढ़ चुकी है उतनी ही रहती है ना। और मेंटल के निचले आधार पर भूकंपी तरंगों की गति में अचानक कमी आती है। ठीक, इधर गया तो गति में वृद्धि हो रही थी और मेंटल के नीचे जाने पर गति में अचानक इधर गया तो कमी आ रही थी, ऐसे समझेंगे। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे। कोर का विवरण में दे रहा हूं। मेंटल के निचले आधार पर भूकंपी तरंगों की गति में अचानक कमी आ जाती है, जिससे मेंटल और कोर के मध्य एक असातत्य क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसे हम गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। गुटेनबर्ग असंबद्धता अथवा 2900 किलोमीटर की गहराई से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक अर्थात 6370 किलोमीटर तक कोर का विस्तार है। गुटेनबर्ग असंबद्धता से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक कोर का विस्तार है। घनत्व में अंतर के आधार पर कोर को भी दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी कोर और बाह्य कोर। कोर को भी दो भागों में बांटा गया है, बाह्य कोर
और आंतरिक कोर। हाँ, बाह्य कोर और आंतरिक कोर को लिखने से पहले एक बात और यहां पे जिक्र कर देना ठीक रहेगा। क्या? इस गुटेनबर्ग सीमा के सहारे घनत्व में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है। गुटेनबर्ग सीमा के सहारे घनत्व में अचानक परिवर्तन हो जाता है। जहां इस सीमा के ऊपर मेंटल का घनत्व 5.5 है, जहां इस सीमा के ऊपर मेंटल का घनत्व 5.5 है, वहीं इस सीमा के नीचे बाह्य कोर का घनत्व 10 हो जाता है। घनत्व मतलब 5.5 या 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है। गुटेनबर्ग सीमा के सहारे घनत्व में अचानक परिवर्तन होता है। जहां इस सीमा के ऊपर मेंटल का घनत्व 5.5 है, वहीं इस सीमा के नीचे बाह्य कोर का घनत्व 10 हो जाता है। अब आप लिखेंगे घनत्व में अंतर के आधार पर कोर को भी दो भागों में बांटा गया है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर, और इन दोनों के मध्य पाए जाने वाले असातत्य क्षेत्र को लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। ठीक है, यह है लेहमैन असंबद्धता। कोर में निकेल और फेरस जैसे खनिजों की अधिकता है। निकेल और फेरस जैसे खनिजों की अधिकता है, इसलिए हम कोर को नीफे भी कहते हैं। यानी सियाल, सीमा और नीफे। क्रस्ट को सियाल, मेंटल को सीमा और कोर को नीफे। निकेल और फेरस जैसे खनिजों की अधिकता है, इसलिए कोर को हम नीफे भी कहते हैं। चूंकि इन दोनों खनिजों का घनत्व, इन दोनों खनिजों का घनत्व और भार अधिक है, इन दोनों खनिजों का घनत्व और भार अधिक है, इसलिए कोर अपने आयतन की अपेक्षा अधिक भारी है। कोर अपने आयतन की अपेक्षा अधिक भारी है। ठीक है, मतलब जितना इसका आयतन है, आयतन कैसा होगा? ऐसा होगा, है ना? ये होगा इसका आयतन, गोल गोल चारों तरफ अगर बना देंगे तो चूंकि निकेल और फेरस जैसे खनिज, इनका घनत्व और भार अधिक होता है, इसलिए कोर अपने आयतन की अपेक्षाकृत अधिक भारी होता है। ठीक है। कोर में केंद्र की तरफ जाने पर घनत्व बढ़ता जाता है। जैसे जैसे कोर में आप केंद्र की तरफ जाएंगे, घनत्व बढ़ता जाता है। पृथ्वी के केंद्र का घनत्व 13.6 पाया जाता है। 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता जाता है और पृथ्वी के केंद्र का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र में जाने पर घनत्व के साथ साथ तापमान भी बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा, निश्चित रूप से ऊपर से नीचे की ओर दबाव बढ़ रहा है ना? तो घनत्व बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ता चला जाता है। पृथ्वी के केंद्र का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। केंद्र का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। इतने अधिक तापमान के कारण यहाँ सब कुछ तरल अवस्था में होना चाहिए। इतने अधिक तापमान के कारण पृथ्वी के केंद्र में सब कुछ तरल अवस्था में होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद घनत्व की अधिकता के चलते कोर ठोस की तरह व्यवहार करता है। फिर से बोल दूं, इतने अधिक तापमान के चलते, कितने तापमान? 5500। इतने अधिक तापमान के चलते हमने शुरू से कैसे बताया कि पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाने पर घनत्व बढ़ता जाता है। घनत्व कितना है केंद्र का? 13.6 ग्राम। और घनत्व के साथ साथ नीचे जाने पर तापमान भी बढ़ता जाता है। तापमान कितना है? 5500 डिग्री सेल्सियस। इतने अधिक तापमान के कारण कोर तरल अवस्था में होना चाहिए। मैं पृथ्वी के कोर की बात कर रहा हूं, है ना? लेकिन इसके बावजूद कोर ठोस की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि घनत्व काफी इसका अधिक है। घनत्व इतना अधिक है, दबाव इतना अधिक है कि ये ठोस की तरह व्यवहार करता है कोर। ठीक है, ये हो गया पृथ्वी का कोर, मेंटल और
पृथ्वी का क्रस्ट, मेंटल और कोर। जितनी बातें मैंने बताई उन सबको आप नोट्स बनाते समय, जब दूसरी तीसरी बार आप वीडियो को देखेंगे तो नोट्स बनाते समय उसे बेहतर ढंग से लिख लीजिएगा, है ना। पहली बार में हम पहले वीडियो में ही बताए थे कि मेरे पहले वीडियो को वीडियो को जब पहली बार देखिए तो सिर्फ समझिए, उसे जब आप दूसरी तीसरी बार देखेंगे तो कुशलतापूर्वक लिख लेंगे, जब एक बार समझ चुके रहेंगे तो। फिलहाल वीडियो को आप अनलिमिटेड बार देख सकते हैं, इसको देखने की कोई सीमा नहीं है, चाहे जितनी बार आप इसे रिवाइज करके देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। हालांकि आपको एक निश्चित, जब मैं सिलेबस कवर कर चुकूंगा, है ना, सिलेबस को जब एक दूरी तक मैं चला जाऊंगा सिलेबस कवर करते करते, जैसे उदाहरण के लिए भूगोल प्रश्न पत्र का पहला खंड, है ना, तो सेक्शन ए जब कवर हो जाएगा तो मैं आपको किसी तरह से नोट्स उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा, वो मेरा काम है, ठीक है। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए। हाँ, अगला वीडियो रहेगा महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, वेगनर महोदय का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, जिसके अंतर्गत वेगनर ने बताया कि महाद्वीपों का अतीत काल में प्रवाह हो रहा है और ये प्रवाह अभी भी जारी है। तो उनके सिद्धांत को हम पढ़ेंगे, साथ ही उनकी सिद्धांत में जो कमियां हैं उसे भी हम समझेंगे कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में क्या क्या कमियां हैं। उसके बाद आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे। तब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आप देखेंगे कि वेगनर महोदय ने महाद्वीपों के प्रवाह की जो व्याख्या की थी, महाद्वीपों का प्रवाह हुआ है ये तो सही है, लेकिन महाद्वीपों के प्रवाह का जो कारण बताया था वेगनर महोदय ने, वो उन्होंने सही नहीं बताया था। महाद्वीपों के प्रवाह का सही कारण कहाँ पता चलेगा? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पता चलेगा। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं जल्दी ही। नमस्कार।